गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम 2.2 प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें 9 सवाल हो गए थे। 10वां सवाल देखिए ध्यान से। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात है। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है बालक और बालिकाओं, तो बालक व बालिकाओं की संख्या में अनुपात बराबर 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अच्छा प्रश्न है, यदि बालकों की संख्या, जो बालक है ना, इनकी संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ये ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बालक और बालिकाओं की संख्या को मानते हैं। माना बालकों की संख्या हमने मानी है, तो वो कैसे मानी है? बालकों का अनुपात 7 है, तो 7x हो जाएगा, तथा बालिकाओं की संख्या बराबर 5x हो जाएगा। आसान से है, आप लोग बालक और बालिकाओं की संख्या उनको मान लीजिए। अब सवाल की शर्त में ले लो। सवाल की शर्त में हमें ये कहा गया कि यदि बालकों की संख्या, ये बालकों की संख्या है, इसको लेते हैं, यानी कि ये संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। इसमें तुलना बालिकाओं की संख्या से हो रही है। जैसे मैं अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा हूँ, तो पुत्र से तुलना हुई है, वैसे ही बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से अधिक है, तो तुलना यहाँ बालिकाओं की संख्या से हो गई है। तो बराबर बालिकाओं की संख्या से अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या में आप लोग जोड़ देंगे। जिसे तुलना की जाती है उसी में जोड़ा जाता है, उसी में घटाया जाता है, उसी में गुणा किया जाता है, उसी से भाग 5x + 8 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 7x इधर ही है, 5x इधर आएगा, तो बराबर 8। घटाएंगे हम तो 2x बचेगा हमारे पास, बराबर 8, और x बराबर 8/2 यानी कि 4। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब आपसे यदि बालकों की संख्या पूछे, बालकों की संख्या, तब तो 7 × 4 हो जाएगा, 28 होंगे। तो बालिकाओं की संख्या पूछे तो 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएंगे। उसके बाद कक्षा में कुल विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर, आपको ये कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 7x + 5x, बालक और बालिकाएं दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 12x। 12x क्या, यानी 12 × x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 48 विद्यार्थी टोटल होंगे। उस कक्षा में टोटल विद्यार्थी 48 होंगे। यदि इसमें बालकों की अलग संख्या पूछी, तो आप लिखते हैं कि बालकों की संख्या बराबर बालकों का अनुपात कितना होगा, 7x, 7 × 4। इस तरह से ये हमारा 10वां सवाल कंप्लीट होता है। सो सवाल नंबर 11वां देखिए। सवाल है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग कोई बच्चा है, उसकी आयु है, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन? पिताजी। बाईचुंग के पिताजी की बात हो रही है। वो बाईचुंग के दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं।
यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप वायुचुन की आयु मान लीजिए, माना वायुचुन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब इस सवाल को आगे देखिए ध्यान से। वायुचुन के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे मतलब वायुचुन से 29 वर्ष बड़े हैं, इसलिए पिताजी की वर्तमान आयु पहले निकलेगी। पिताजी की वर्तमान आयु वायुचुन है उससे 29 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। अब ये जो है ना पिताजी, ये दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब दादाजी 26 वर्ष बड़ा है। दादाजी से 26 वर्ष छोटे का मतलब ये हुआ दादाजी उससे 26 वर्ष बड़े, इसलिए दादाजी की वर्तमान आयु, ये आयु लिखते हैं, वर्तमान आयु बराबर x प्लस 29 तो इसके पिताजी है और इससे भी बड़े 26 वर्ष दादाजी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 9 6 15 2 2 4 1 5 x प्लस 55 कर दीजिए और यहाँ पे इसको वर्ष लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि उन तीनों की आयु का योग, तो यहाँ पे सवाल की शर्त अपनी यहाँ बनती है। सवाल की शर्त या प्रश्नानुसार सबसे पहले उनके तीनों की आयु का योग दिया है हमें 135 वर्ष, तो सबसे पहले वायुचुन की आयु x है प्लस उसके पिता की आयु x प्लस 29 है प्लस दादाजी की आयु है x प्लस 55 और तीनों की आयु का योग देंगे हम 135। अब आपके पास ये समीकरण बन गया, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे x को जोड़ा तो 3x हो गया है, इसको 29 और 55 इसको जोड़ देंगे 9 5 14 7 रहेगा 84 बराबर 135। 3x यहीं पे रोकेंगे हम तो 135 माइनस 84 हो जाएगा, प्लस का 84 इधर आ गया। 3x बराबर 84 बिठाएंगे 51, इसलिए x बराबर आ जाएगा हमारे पास 51/3 यानी कि 17। ये यहाँ पे देखना, ये पूर्ण संख्या में आना चाहिए वरना ये रॉन्ग हो जाएगा, न माइनस में आएगा, माइनस में आते ही ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई है, तो अब हम तीनों की वर्तमान आयु निकालेंगे। इसलिए सबसे पहले वायुचुन की वर्तमान आयु हमने मानी थी x, तो x का मतलब 17 वर्ष, x की वैल्यू हमारे पास 17 वर्ष आई है। फिर यहाँ पे पिताजी की मान लेते हैं, पिताजी की वर्तमान आयु बराबर है, वो वायुचुन से 29 वर्ष बड़ा है, तो 29 का मतलब 9 7 16 3 1 4 46 वर्ष का ये होगा। उसके बाद में दादाजी की वर्तमान आयु बराबर दादाजी 46 प्लस वो 26 साल बड़े हैं, तो 46 प्लस 26 कर देंगे आप, तो 6 6 12 72 वर्ष के उनके दादाजी। इस तरह से तीनों की आयु निकली। यहाँ पे ये सवाल अपना सही है या गलत इसकी जांच कर सकते हो आप। इन तीनों आयु को अगर जोड़ोगे, तीनों आयु का अगर योग करोगे तो वो 135 आना चाहिए। जैसे मैं चेक करके बताता हूँ आपको, 17 प्लस 46 प्लस 72 इनको प्लस करेंगे तो 7 6 13 तो 15 हो गया, 8 4 12 1 13 135 बस आ गया। इसका मतलब ये अपना सवाल एकदम सही है। इस तरह से भैया ये सवाल उतार लीजिए 11वां और उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास आ रहा है 12वां सवाल। सवाल पढ़िए, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु
ये आज की बात नहीं हो रही है, 15 वर्ष बाद की आयु की बात हो रही है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका समीकरण बना के मैं दे देता हूँ आपको। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और 15 वर्ष बाद में वो क्या हो जाएगा? 15 वर्ष बाद रवि की आयु x + 15 वर्ष, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सवाल की शर्त क्या करे, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो सवाल की शर्त में लिखेंगे हम लोग, दोबारा देखो 15 वर्ष बाद वाली रवि की आयु है ना, ये x + 15, ये आयु है उसकी वर्तमान आयु से, तो वर्तमान आयु ले लो, वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो गुना 4 कर दो। तुलना यहाँ पे वर्तमान आयु से हो रही है। अब रवि की वर्तमान आयु यहाँ निकल जाएगी। इसको आप लोग आगे स्विंग करेंगे भैया, ये खुद करेंगे, इसमें ये गुना हो जाएगा हमारे पास, और फिर पक्षांतर से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा वो। उसके बाद में हमारे पास 13वां सवाल आ रहा है। 13वें सवाल को देखते हैं हम लोग, इसको उतारने के लिए आराम से थोड़ा, एक परिमेय संख्या को, 13वां सवाल देखो क्या है, तेरहवां सवाल है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करेंगे। तो उस परिमेय संख्या को पता नहीं है, तो उस परिमेय संख्या को मान लेते हैं। माना परिमेय संख्या है बराबर x। अब वो कह रहा है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, तो ये सवाल की शर्त में आएगा 5/2 से उसको गुणा कर देंगे, यानी x को गुणा करके 2/3 जोड़ देंगे। 2/3 जोड़ने पर 7/, माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात की। सवाल की शर्त में देखो क्या बनेगा कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करवाओ, ये लो गुणा, उसमें 2/3 जोड़ेंगे, प्लस 2/3 प्राप्त होता है माइनस के 7/12, ये अपना समीकरण बनेगा। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 5x/2 प्लस का 2/3 बराबर माइनस की 7/12। ऐसे समीकरण मैंने हल करना बता दिया था आपको, पुनः बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, हर 3 है और 12, इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आया 12, यानी आप पूरे समीकरण को 12 से गुणा कर दो, समीकरण आसान बन जाएगा। जैसे 5x/2 है, इसको 12 से गुणा करवाया, 2/3 है, इसको भी 12 से गुणा करवाया, माइनस के 7/12 है, इसको भी 12 से गुणा करवाया। गुणा कराने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आया, और 6 को 5 से गुणा करेंगे, 30x प्लस 3 से ये कैंसिल हो गया, 4 बार 4 को 2 से गुणा करवाया, 8 बराबर ये 12 से 12 माइनस के 7। यहाँ पे हम 30x बराबर -7 है और -8 और हो गया है, तो ये 30x बराबर हमारे पास -15 हो गया, इसलिए x बराबर -15/30, यानी कि कट गया है माइनस का 1/2, वो परिमेय संख्या माइनस की होगी। इसमें देखो माइनस की आई है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, मैं पुनः बता देता हूँ आपको कि परिमेय संख्या हो या कोई पूर्णांक हो तो वो माइनस में आ सकता है। बाकी आप लोग जैसे धन मान रहे हो या एज मान रहे हो वो माइनस में, या कोई संख्या मान रहे हो, जैसे कितनी संख्याएं हैं वहाँ, विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें गिलासों की संख्या है, या कलमों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, ये माइनस में कभी नहीं जा सकती। बाकी परिमेय संख्या माइनस में आ सकती है। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास 1/2 आ गया माइनस में। इस तरह से इसको उतारें। उसके बाद में एक अंतिम सवाल, अंतिम नहीं, अभी दो सवाल हो गए।
बाकी के सवाल हम कल देखेंगे। 3 सवाल बच गए हैं प्रश्नावली के, 14, 15 और 16 जो हम कल देखेंगे। थैंक यू।